जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वह है मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करना, वो भी गुणनखंड विधि से। क्योंकि मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, पहला गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा शुद्ध समीकरण में बदलकर या वर्ग पूरा करके। तो आज मैं इस वीडियो में गुणनखंड विधि द्वारा मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा हर एक बात समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है एवं a is not equal to 0 है ना। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब बात आता है कि मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रथम पद, ये मध्य पद, ये और अंतिम पद है। क्लियर। यदि इसमें b इक्वल टू यानी मध्य पद में जो b है ये इसके बराबर b इक्वल टू 0 हो तो यह शुद्ध समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध समीकरण। और b इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो मिश्रित समीकरण कहलाता है। क्लियर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या है कि b इक्वल टू 0 यानी b का वैल्यू 0 होगा तो वह शुद्ध समीकरण बन जाएगा, और b का वैल्यू 0 नहीं होगा तो मिश्रित समीकरण बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे जैसे 2x² + 3x + 9 क्लियर इक्वल टू 0। यहाँ a b c का कुछ न कुछ वैल्यू है, इसलिए यह मिश्रित समीकरण है। क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 0 नहीं है। 0 हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए मिश्रित है। हाँ, आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। 3x² + 9x है ना बराबर 0। यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए भी यह जो है हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। और भी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। y² + 7y = 0, ये भी हमारा क्या होगा? मिश्रित द्विघात समीकरण ही होगा, क्योंकि यहाँ भी b का वैल्यू 0 नहीं बल्कि 7 है। तो ये सब जो हो गया आपका मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण को। तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपका शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे 7x² + 9 ये आपका हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण, क्योंकि b का वैल्यू इसमें 0 नहीं है, 0 है। b का वैल्यू इसमें 0 है क्योंकि मध्य पद नहीं है। मध्य पद बोले तो x वाला टर्म होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, और इसमें x वाला टर्म या फिर y वाला टर्म है, इसलिए यह मिश्रित द्विघात समीकरण है। तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। फिर उसी तरह x² - 25 यह भी शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण समझ गए होंगे, और इस वीडियो में हम मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने वाले हैं। अब बात आती है कि शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे। तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए अब हम मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करेंगे, वो भी किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। क्लियर। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है हमारे। ये कौन सा हमारा समीकरण है? तो मिश्रित द्विघात समीकरण, और इसे हमें हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे हल करें? देखिए, ये है आपका प्रथम पद, ये है मध्य पद और ये है अंतिम पद। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसे आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए, यहाँ x² का कोई गुणांक है नहीं ना है, 1 है इसका गुणांक। ठीक है, तो जब 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मध्य पद, ये जो मध्य पद देख रहे हैं, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 होना चाहिए, और वही अंक को अगर गुना करे तो हमारा प्लस का 6 होना चाहिए। क्या हमने बताया कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 और उसी को गुना करने पर 6 आना चाहिए। ऐसा अंक आपको चुनाव करना है। तो देखिए ना, यहाँ पे मान लीजिए इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको बताते हैं। तो 1 जोड़ 4 हमारा 5 होगा, 2 जोड़ 3 भी 5 हो जाएगा। क्लियर। 3 जोड़ 2 भी हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, और फिर से हम बात करें तो आपका 4 जोड़ 1 भी हमारा 5 हो जाएगा।
क्लियर। अब बात आती है, हमने क्या बताया कि जोड़ने या घटाने पर 5 होना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए ना, इसको जोड़ने पे तो हमारा कितना है 5, लेकिन इसको अगर गुना करे तो क्या हमारा 6 आएगा? नहीं ना आएगा। इसको गुना करने पर हमारा कितना आ रहा है? गुना करने पर 4 आ रहा है। हमने क्या कहा? 6 आना चाहिए, जो कि नहीं आया, तो ये आपका नहीं होगा, कट गया। बात आता है कि इसको गुना अगर किया जाए तो कितना आएगा? 6। तो देखिए ना, जोड़ने पर आपको 5 आ गया है और इसी अंक को गुना करते हैं तो 6 आ जाता है। मतलब यही इसका फैक्टर इसी 2 और 3 पे टूटेगा, बाकी इस पे भी टूट सकता है, क्योंकि इसके भी हम गुना कर देंगे तो हमारा कितना होगा? 6 तो होगा ही। तो 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 लिखेंगे तो हमारा 5 आएगा। इसी को अगर गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ हमको इस मध्य पद को 2 और 3 या 3 और 2 में तोड़ के लिख देना है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको बड़ा एरो चिन्ह देना है और x स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे? 2x प्लस 3 यहाँ पे x को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे x लिख लेते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे ना तो हमारा 2x और 3x हो ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर केवल अंक को हम लेकर तोड़ते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ज्यादा मतलब ये डिफिकल्ट ना हो, ठीक है। और इस 6 को एज इट इज जैसे हो वैसे लिख लेना है, ठीक है। क्या करना है? इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। यहाँ पे जोड़ने पर ही हो गया है, कभी कभी जोड़ने पे नहीं होता तो घटाने पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x लिख लेना है, 6 को ऐसे ही लिख देना। अब क्या करना है? इसमें 4 टर्म हो गए हैं। अब इसमें और इसमें कॉमन हमें देखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो देखिए, इसमें और इसमें x हमारा कॉमन है, तो x आपका कॉमन होगा, तो इसमें से x निकल जाएगा तो आपका x बचेगा, और प्लस इसमें से भी x निकला तो 2 बचेगा, यानी कॉमन दोनों में से x बाहर आ गया, ठीक है। तो बचा क्या? x प्लस 2, प्लस का साइन यहां देना है। फिर इसमें देखेंगे x इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो x आपका कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे x हमारा कॉमन नहीं होगा, लेकिन 3 इसमें भी है, 3 इसमें, मतलब 3 इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, इसमें से 3 निकल जाएगा तो आपको 2 बचेगा। यहाँ पे 3 गुणज के रूप में निकलेगा, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई, देखिए 3 दूना 6 यानी कि 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। आपको याद रखना है कि जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में जो बचता है वो हमें सेम बचना चाहिए। क्लियर? इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब पूरे में देखना है कॉमन क्या है, यहां से यहां तक में, तो ये और ये दोनों में सेम है, तो ये आपका कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन। तो इसको आपको लिख लेना है x प्लस 2, दोनों में है इसलिए लिख लेना है। उसके बाद बचा क्या? x और 3 बचा, तो यहाँ पे x प्लस 3 लिख लेना है, बराबर का 0, ठीक है। अब ये आपका गुणनखंड हो चुका है। अब क्या करना है? इस दोनों गुणनखंड के बराबर 0 लिख लेना है। तो x प्लस 2 बराबर 0 और फिर x प्लस 3 बराबर 0। यहां से x बराबर क्या करना है कि इसको 2 है प्लस में, इसको राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू -2। फिर इधर देखिए तो x बराबर -3। x के 2 मूल आए हैं, एक -2 और एक -3। क्लियर? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताने वाला हूं, इसको समझिए, आपको स्पष्टता समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि y² - 7x प्लस 12 बराबर 0। हमने आपको क्या बताया कि इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -7 होना चाहिए और उसी को गुना करेंगे तो हमारा 12 होना चाहिए। तो देखिए ना कितना करें, देखिए 7 है ना, तो 7 को माइनस में सोचिए कितना हो सकता है। देखिए ना -3 है ना और -4 है ना, माइनस का 3 और माइनस का 4 रहेगा तो माइनस माइनस दोनों क्या होगा? ऐड हो जाता है, और लिखाता कौन सी में? -7 होगा। क्लियर? तो ये तो हो गया। अब इसी माइनस को -3 और -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो हमारा जो मैंने आपको बताया कि जोड़ने या घटाने पर, तो यहाँ पे जोड़ने पर दोनों माइनस में लिखेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, उसी को -3 और -4 को गुना करेंगे तो 12 तो हमारा हो जाएगा। तो यानी कि ये जो मध्य पद है ये हमारा -3 और -4 में टूट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे y स्क्वायर को y² लिख लेना है, यहाँ पे -3x और -4x लिख लेना है और प्लस 12 का 12 लिख लेना है। अब इसमें 4 टर्म हो चुके हैं तो इतना में हमको कॉमन देखना है। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे कि ये y में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा x नहीं होना चाहिए बल्कि y में ही इक्वेशन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं y कर देता हूँ, वो मिस्टेक से लिखा गया है। चलिए तो इसको आपको y यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, y समझना है। क्लियर? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो अब इसमें हमारा कॉमन क्या होगा, y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से y कॉमन होगा तो y और -3 और यहाँ पे हमारा -4 कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे y बचेगा। याद रखेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस जो है सो माइनस हो जाएगा। क्लियर? जब कभी भी माइनस कॉमन हो तो इधर आगे का चिन्ह उलट जाता है, मतलब विपरीत हो जाता है, ठीक है, और इसमें से 4 गुणज निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। क्लियर? अब यहां से यहां तक में हमारा कॉमन क्या हो गया, तो y -3, ये दोनों में है, इस भाग में भी और इस भाग में y -3 है, तो y -3 आपको लिख लेना है। बचेगा क्या, y -4, ये इसके 2 फैक्टर आ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि इसको 0 के बराबर कर लेना है, y -3 बराबर 0, फिर y -4 बराबर 0, इस प्रकार y बराबर 3 और y बराबर 4, इसके 2 मूल निकल गए। क्लियर? समझ में आया? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, z² + 4z - 12। हमने आपको क्या बताया कि जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए, गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए z² है तो z² आपको लिख लेना है। अब देखिए जरा सा, ये 4 को हम क्या तोड़े, तो 4 तो ऑलरेडी है, तो देखिए ना 4 को मान लीजिए कि 2 × 2 लिखेंगे तो 12 तो नहीं आएगा, 2 जोड़ 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो हमें सोचना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए ना, आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे 6 में से 2 घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। कितना बचेगा, 4, और इसी 6 गुना -2 कर दे तो -12 आ जाएगा, आएगा ना। क्लियर? 6 - 2 तो यहाँ घटाने पे 4 तो आ गया, और उसी अंक को मैंने जब गुना किया तो कितना आ गया, 12 आ गया ना, -12, माइनस में 12, -12 आ गया। तो यहाँ पे 6 और -2 में इस 4z को तोड़ देना है, तो लिखना है हमें +6z और -2z और -12 बराबर 0। अब ये 4 टर्म हो चुके हैं। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन हमारा क्या होगा, तो z कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा z और यहाँ पे प्लस का 6। क्लियर? इस दोनों में से, इसमें से भी z निकला, इसमें से भी z निकला, z हमारा कॉमन, तो यहाँ z² था तो z बाहर निकल गया तो z, और इसमें से भी z निकला तो प्लस का 6 बचा। फिर यहाँ माइनस है, हमने आपको क्या बताया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। अच्छा, माइनस के साथ साथ 2 भी कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो -2 हमारा कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा z, और इसमें से 2 निकलेगा, यानी 2 गुणज निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा 6। और हमने आपको क्या बताया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, उल्टा, यानी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ से यहाँ तक में हमारा ये और ये सेम है, मतलब ये हमारा कॉमन हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी z + 6 है, तो ये हमारा z + 6 कॉमन, बचेगा क्या, z और माइनस, ये z और -2 बराबर 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको 0 के इक्वल कर लेना है, z + 6 = 0 और z - 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे z = हमारा -6 और z = +2 आ गया। क्लियर? तो हमारा z के 2 मूल आ गए हैं, -6 और -2। क्लियर? समझ में आया? आइए और भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, अब हम आपको कुछ अलग तरह का एग्जांपल बताएंगे। जैसे यहाँ पे
भी हमारा एक मिश्रित द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कोई ना कोई अंक है, लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं था। ठीक है, मतलब यहाँ पे गुणांक 1 था लेकिन यहाँ 1 के अलावा है। तब इसे हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चेंजेस, मतलब थोड़ी सी परिवर्तन करना है, सारा काम इसी के तरह होगा। देखिए यहाँ पे जब अंक रहेगा तो आपको इसका और इसका गुणनफल कर लेना है। क्या करना है? गुणनफल। तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 होगा। क्लियर? कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? इस 2x स्क्वायर को, 2x स्क्वायर है तो लिख लेना है, और उसके बाद इस मध्य पद को पुनः तोड़ना है। अब की बार हमें यह ध्यान रखना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, परंतु वही अंक को अगर गुना किया जाए तो हमारा 18 होना चाहिए, प्लस का 18, क्योंकि इसको गुना किया तो हमारा प्लस 18 आया है। इसलिए इसको जब तोड़े तो जोड़ने घटाने पर हमारा, जोड़ने या घटाने पर 9 और गुना करने पर हमारा 18 होना चाहिए। तो देखिए ना, 6 जोड़ 3 करेंगे तो 9 होगा, और 6 गुना 3 करेंगे तो 18 होगा। मतलब इसको हम 6 और 3 पे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 6x और प्लस 3x लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस फिर अंतिम पद को जैसे वैसे लिख लेना है, और फिर वही काम करना है इसमें और इसमें, देखना है कि हमारा कॉमन क्या है। तो इसमें 2 और इसमें भी 2, x और x, यानी कि 2x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x, और प्लस इसमें से 2x निकलेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, यानी ये हो गया इधर का, यहाँ पे प्लस। अब इसमें देखना है कॉमन क्या है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो 3 निकलेगा तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे 3 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, बराबर 0। अब आपको ये इधर का टर्म हो गया, ये इधर, यानी 2 टर्म, इसमें x प्लस 3 हमारा क्या है? कॉमन, तो x प्लस 3 कॉमन हो गया, बचेगा क्या? तो 2x और इधर प्लस 3, ये हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे इसको 0 के बराबर कर लेना है। ठीक है, और 2x प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार x बराबर -3, और यहाँ पे भी x बराबर -3, अब बटा का ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो x का 2 वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गए हैं। क्लियर? समझ में आया? अब फिर और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5, जैसे यहाँ पे 3y स्क्वायर, ठीक है, -7, ठीक है, y और +2, ठीक है, बराबर 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हल करना है तो क्या करना है? सर्वप्रथम आपको इसको और इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 3 और 2 को तो 6 होगा। तो और इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -6 या गुना करने पर प्लस का 6। तो देखिए माइनस है ना, -1 और -6 करेंगे तो -7 होगा, और -1 गुना -6 करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हमारा फुलफिल हो रहा है नियम, तो हमारा टूट जाएगा -1 और -6 पे। तो इस 3y को 3y स्क्वायर लिख लेना है, 3y स्क्वायर को 3y स्क्वायर, और यहाँ पे -1 है ना, तो 1 रहेगा तो हमको केवल y लिखना है। क्लियर? -6y, क्लियर, +2 बराबर 0। यहाँ पे 1 अगर बचे, चाहे इधर चाहे 1, तो उस 1 की जगह पर जो यहाँ पे लेटर है वो x है तो x, y है तो y लिख लेंगे। तो यहाँ पे y है तो y मैंने लिख लिया। ठीक है, दोनों माइनस में लिख लिया। तो देखिए इसको जोड़ने पर इतना हो रहा है, इसी को गुना करते तो 6 हो रहा है, 3 दूना 6 के बराबर। अब इसमें कॉमन हमको ले लेना है कितना? तो इसमें कॉमन केवल y होगा, तो y हमारा कॉमन होगा, तो 3y बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि y बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन होगा, साथ में 2 कॉमन होगा, और हमने आपको जैसा कि बताया कि माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ पे 2 कॉमन हुआ है तो यहाँ पे 3y बचेगा, और -1 क्योंकि 2 बाहर निकल गया है, बराबर का 0। अब यहाँ से हमारा 3y - 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी, तो बचेगा यहाँ से y और -2 बराबर 0। अब इस तरह से यहाँ पे 3y - 1 बराबर 0 और y - 2 बराबर 0। इस तरह y बराबर हो जाएगा -1/3। क्या हो जाएगा? -1/3, क्योंकि ये एक राइट साइड जाएगा, ये गुणांक इसके बटा में आ जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा 2। क्लियर? इसके 2 शून्यक निकल के आ गए। क्लियर?
तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो आपको मिश्रित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना बताया तो वो आपको पूरा समझ में आया। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।